आज तारीख है 24 जनवरी 2026। पिछले कुछ सालों में जनरेटिव एआई ने हमारे दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। बिल्कुल। चैट जीपीटी जैसे टूल तो अब हमारे रोजमर्रा के काम का हिस्सा बन चुके हैं। हाँ, हर कोई इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब एक नई लहर आ रही है और कहा जा रहा है कि ये जनरेटिव एआई से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। इसका नाम है एजेंटिक एआई। ये सिर्फ कंटेंट बनाने या सवालों के जवाब देने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक्शन लेने के बारे में है। हाँ, ये असल दुनिया में काम करने, फैसले लेने और एक्शन लेने के बारे में है। सही बात है। तो आज हम इसी की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हमारे पास कई दिलचस्प स्रोत हैं इस पर बात करने के लिए। हाँ, काफी कुछ है। वीटेक लाइट और केल्टन की रिपोर्ट्स हैं जो हेल्थ केयर पर फोकस करती हैं। फिर पालो अल्टो नेटवर्क्स की एक चेतावनी भी है जो इसके सुरक्षा जोखिमों पर हमारी आंखें खोलती है, जो कि बहुत जरूरी है। और यूरोपीय संघ का नया एआई एक्ट भी है। हाँ, रेगुलेशन वाला पहलू। और एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का लेख है जो एक बहुत जरूरी सवाल पूछता है कि इस सब के बीच इंसान कहाँ है। बिल्कुल। तो हमारा मिशन है ये समझना कि ये नई तकनीक हमारे काम करने और जीने के तरीके को कैसे बदलने वाली है। चलिए इस सबको एक एक करके खोल कर देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना सबसे जरूरी है कि ये एजेंटिक एआई उस जनरेटिव एआई से अलग कैसे है जिसे हम सब जानते हैं। जनरेटिव एआई को हर कदम पर निर्देश चाहिए, एक प्रॉम्प्ट चाहिए। वो एक बहुत काबिल असिस्टेंट की तरह है। सही। लेकिन एजेंटिक एआई ये एक असिस्टेंट नहीं बल्कि एक ऑटोनॉमस वर्कर है। तो जो मुख्य अंतर है वो है स्वायत्ता का, ऑटोनॉमी। हाँ, बिल्कुल। स्वायत्ता ही इसका आप कह सकती हैं असली जादू है। आप जनरेटिव एआई को बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। हाँ, हर स्टेप पर। लेकिन आप एक एजेंटिक एआई को सिर्फ एक लक्ष्य देते हैं, एक मकसद बताते हैं। अच्छा। जैसे इस महीने की सेल्स रिपोर्ट तैयार करो और उसमें सबसे जरूरी ट्रेंड्स को हाईलाइट करो, बस। और उसके बाद वो खुद ही योजना बनाता है, जरूरी डेटा ढूंढता है, उसे एनालाइज करता है और रिपोर्ट तैयार करता है। उसे हर कदम पर पूछने की जरूरत नहीं होती। ठीक है। तो ये स्वायत्तता या ऑटोनॉमी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। पर ये काम कैसे करता है? मतलब एक एआई सिर्फ लक्ष्य दिए जाने पर खुद से योजना कैसे बना लेता है? क्या इसके सोचने का कोई खास तरीका है? हाँ, एक तरीका है। वीटेक एलाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर एजेंटिक सिस्टम एक लगातार चलने वाले 4 चरणीय चक्र का पालन करते हैं। 4 चरणीय चक्र? हाँ, 4 स्टेप साइकिल। पहला कदम है परसेप्शन, अनुभूति। परसेप्शन इसका मतलब है अपने आसपास के माहौल से लगातार डेटा इकट्ठा करना। अगर हम हेल्थ केयर का उदाहरण लें तो यह एक मरीज के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड हो सकते हैं, रियल टाइम में उसके हार्ट रेट सेंसर से आ रहा डेटा, या फिर कोई मेडिकल इमेज। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये लगातार जानकारी इकट्ठा कर रहा है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है दूसरा कदम, रीजनिंग, तर्क। रीजनिंग? सिस्टम इस सारे डेटा का विश्लेषण करता है। वो अलग अलग संभावनाओं का मूल्यांकन करता है और तय करता है कि अगला सबसे सही कदम क्या होगा। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे वो सोच सकता है मरीज का ब्लड प्रेशर लगातार गिर रहा है और उसकी पिछली रिपोर्ट में ये असामान्यता थी, इसलिए मुझे तुरंत डॉक्टर को अलर्ट भेजना चाहिए। अच्छा, और तीसरा कदम है एक्शन, कार्रवाई। हाँ, एक्शन। यहाँ सिस्टम उस तय किए गए कदम को उठाता है। डॉक्टर को अलर्ट भेजना, कोई जरूरी टेस्ट शेड्यूल करना या किसी मेडिकल मशीन की सेटिंग को एडजस्ट करना। और चौथा कदम? चौथा और सबसे जरूरी कदम है लर्निंग, सीखना। सिस्टम अपने एक्शन के नतीजों से सीखता है। क्या डॉक्टर को भेजा गया अलर्ट सही समय पर था? क्या उससे मरीज की हालत में सुधार हुआ? इस फीडबैक से वो खुद को बेहतर बनाता है ताकि अगली बार वो और भी सटीक फैसला ले सकें। बिल्कुल। ये एक लगातार चलने वाला सुधार का चक्र है जो उसे समय के साथ ज्यादा समझदार बनाता है। तो ये कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, ये असल में हो रहा है। बिल्डअप वर्क्स की रिपोर्ट में कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं। हाँ, बहुत। जनवरी 2026 तक 42% कंपनियां इसे पहले से ही प्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रही हैं। और 72% कंपनियां या तो इसे पूरी तरह इस्तेमाल कर रही हैं या फिर पायलट प्रोजेक्ट चला रही हैं। मतलब ये टेक्नोलॉजी अब एक्सपेरिमेंट के दौर से निकलकर हमारे काम की जगहों पर पहुंच गई है। हाँ, ये अब मेन स्ट्रीम हो रही है। इसके प्रभाव को असल में समझने के लिए हेल्थ केयर से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती जहां एक छोटा सा सुधार भी किसी की जान बचा सकता है। बिल्कुल।
तो चलिए देखते हैं कि 2026 में एजेंटिक एआई वहां क्या कमाल कर रहा है। सबसे बड़ा असर कहाँ दिख रहा है? सबसे बड़ा और सीधा असर डायग्नोस्टिक्स में दिख रहा है। डायग्नोस्टिक्स? हाँ, ये एआई एजेंट एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्सरे का विश्लेषण कर सकते हैं। और ये सिर्फ एक स्कैन को देखना नहीं है, नहीं। ये लाखों स्कैन के डेटा पर प्रशिक्षित होते हैं। सही। जिससे ये उन बहुत ही सूक्ष्म पैटर्न को भी पकड़ लेते हैं जो शायद एक अनुभवी डॉक्टर की नजर से भी छूट जाएं। अच्छा। फिर ये तुरंत डॉक्टरों को किसी शुरुआती चरण की गड़बड़ी के बारे में सचेत कर देते हैं। अच्छा। इससे निदान की प्रक्रिया वो हफ्तों या दिनों से घटकर घंटों या मिनटों में आ गई है। ये तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन थोड़ा डरावना भी है। क्या इसमें गलती का कोई खतरा नहीं है? हाँ। अगर एआई किसी पैटर्न को गलत समझ ले तो क्या ये डॉक्टरों को गुमराह नहीं कर सकता? इस पर इंसानी निगरानी कितनी जरूरी है? गलती की गुंजाइश हमेशा रहती है। हमेशा। इसीलिए इन सिस्टम को एक सहायक के तौर पर देखा जाता है, न कि डॉक्टर के विकल्प के रूप में। अंतिम फैसला हमेशा इंसान का ही होता है। अच्छा, तो ये एक टूल है, रिप्लेसमेंट नहीं। बिल्कुल। और इसी वजह से, जैसा कि हम आगे बात करेंगे, यूरोपीय संघ के एआई एक्ट में ऐसे सिस्टम को उच्च जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए कड़ी निगरानी जरूरी है। हाँ, जिनके लिए बहुत कड़ी इंसानी निगरानी अनिवार्य है। ठीक है, ये जानना जरूरी था। तो डायग्नोस्टिक्स के अलावा WWT की रिपोर्ट में हॉस्पिटल ऑपरेशंस मैनेजमेंट का भी जिक्र है। ये क्या है? सोचिए, एक ऐसा इंटेलिजेंट सिस्टम जो पूरे हॉस्पिटल को एक तरह से अपने आप चला रहा है। पूरे हॉस्पिटल को? हाँ, स्टाफ की ड्यूटी कब लगेगी, कौन सा बेड खाली है, किस मशीन को मेंटेनेंस की जरूरत है, इमरजेंसी रूम में कितनी भीड़ है, ये सब कुछ रियल टाइम में मैनेज कर रहा है। वाह। अगर किसी दिन मरीजों की संख्या अचानक बढ़ जाती है तो सिस्टम खुद ही दूसरे विभागों से नर्सों को रीएलोकेट कर सकता है, ऑपरेशन थिएटर तैयार कर सकता है और जरूरी दवाइयों और सप्लाईज का ऑर्डर भी दे सकता है। बिल्कुल, सब कुछ अपने आप। ये अस्पताल को ज्यादा कुशल बनाता है। और इसका असर भी दिख रहा है। WWT की रिपोर्ट में मास जनरल ब्रिगम का एक उदाहरण है। वहां एक एआई को पायलट ने डॉक्टरों के क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन में लगने वाले समय को 60% तक कम कर दिया। 60%? हाँ, और ये 60% का आंकड़ा बहुत मायने रखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर कम काम कर रहे हैं। नहीं, इसका मतलब है कि उन्हें कागजी कार्यवाही में कम समय बिताना पड़ रहा है। सही। और मरीजों के साथ सीधे बातचीत करने, उन्हें समझने और उनका इलाज करने के लिए ज्यादा समय मिल रहा है। तो देखभाल की गुणवत्ता में सीधा सुधार होता है। बिल्कुल। ये टेक्नोलॉजी को इंसानियत के रास्ते से हटाने के बजाय उसे वापस लाने का एक जरिया बन रही है। एक और क्षेत्र है ड्रग डिस्कवरी। केल्टॉन और वीटेकेलाइट दोनों की रिपोर्ट में इसका जिक्र है। हाँ। नई दवा बनाने की प्रक्रिया पारंपरिक रूप से बहुत लंबी, बहुत महंगी और अनिश्चित होती है। बिल्कुल, इसमें सालों लग जाते हैं और अरबों डॉलर खर्च होते हैं। लेकिन एजेंटिक एआई इस प्रक्रिया को बहुत तेज कर रहा है। ये लाखों मोलेकुलर इंटरैक्शंस का अनुकरण कर सकता है और ये भविष्यवाणी कर सकता है कि कौन सा कंपाउंड किसी बीमारी के खिलाफ सबसे ज्यादा प्रभावी होगा। और इसके नतीजे भी हैं। हाँ, रिपोर्ट में बेनेवोलेंट एआई और एस्ट्राजेनेका का एक शानदार उदाहरण है। उन्होंने एआई का इस्तेमाल करके नई दवाओं को खोजने में लगने वाले समय को 70% तक कम कर दिया है। 70%? हाँ, सोचिए इसका मतलब क्या है। जो दवाएं 10 साल में बनती, वे शायद अब 3 साल में बन सकती हैं। तो एक तरफ तो ये सब बेहतरीन काम हो रहा है, लेकिन इसे बना कौन रहा है? क्या ये सिर्फ गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों का खेल है? पहले ऐसा था, लेकिन अब नहीं। पर्दे के पीछे डेवलपर्स के लिए फ्रेमवर्क्स और प्लेटफॉर्म्स का एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट का ऑटोजेन है जो कई एजेंट्स को एक साथ काम करने में मदद करता है। हाल ही में ओपन एआई एजेंट्स SDK भी आया है। तो इन टूल्स का मतलब है कि? इसका मतलब है कि अब कोई भी डेवलपर, यहाँ तक कि एक छोटा स्टार्टअप भी अपने शक्तिशाली एआई एजेंट बना सकता है। तो ये एक तरह से इस टेक्नोलॉजी का लोकतंत्रीकरण है। हाँ, डेमोक्रेटाइजेशन, जो इनोवेशन को तो बढ़ावा देगा, लेकिन साथ ही इसके गलत इस्तेमाल का खतरा भी बढ़ाएगा। और शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण डेविन एआई है, जिसे दुनिया का पहला पूरी तरह से स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहा जा रहा है। हाँ, एक एआई जो खुद कोड लिख सकता है। एक एआई जो खुद कोड लिख सकता है, गलतियां सुधार सकता है और सॉफ्टवेयर बना सकता है। तो एक तरफ हम ऐसा एआई बना रहे हैं जो खुद सॉफ्टवेयर लिख सकता है,
और दूसरी तरफ हम उसे अपनी कंपनियों के सबसे संवेदनशील सिस्टम्स का एक्सेस दे रहे हैं। हाँ, यहीं पर पैलो आल्टो नेटवर्क्स की चेतावनी बहुत ज्यादा मायने रखने लगती है। बिल्कुल। अगर एक एआई खुद सॉफ्टवेयर बना सकता है तो क्या वो खुद एक सुरक्षा खतरा नहीं बन सकता? यही उनकी सबसे बड़ी चिंता है। द रजिस्टर के साथ एक इंटरव्यू में उनके एक अधिकारी ने कहा कि 2026 का सबसे बड़ा इनसाइडर थ्रेट, मतलब कंपनी के अंदर से होने वाला खतरा। हाँ, वो कोई नाराज कर्मचारी नहीं बल्कि यही एआई एजेंट है। उन्होंने 2 बड़े जोखिमों का खास तौर पर जिक्र किया है। पहला है सुपर यूजर प्रॉब्लम। सुपर यूजर प्रॉब्लम, इसका क्या मतलब है? जब किसी एजेंट को अपना काम करने के लिए बहुत ज्यादा सिस्टम एक्सेस या अनुमतियां दे दी जाती हैं तो वो एक सुपर यूजर बन जाता है। अच्छा, उसके पास कंपनी के फाइनेंस, ग्राहक डेटा और गोपनीय फाइलों तक सीधी पहुंच होती है। तो अगर कोई हैकर इस एक एजेंट को हैक कर ले तो उससे पूरे सिस्टम का कंट्रोल मिल जाता है। ये ऐसा है जैसे आपने अपने घर की सारी चाबियां, तिजोरी का पासवर्ड और बैंक डिटेल्स एक ही कागज पर लिखकर दरवाजे पर चिपका दी। ये तो बहुत खतरनाक है। और दूसरा जोखिम क्या था? दूसरा खतरा और भी ज्यादा खतरनाक है, जिसे उन्होंने डोपलगैंगर का नाम दिया है। डोपलगैंगर, ये तो सुनने में ही किसी जासूसी फिल्म जैसा लग रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ऐसा एआई एजेंट बनाना जो किसी उच्च अधिकारी जैसे सीईओ या सीएफओ की हूबहू नकल कर सके। हूबहू नकल। कैसे? ये एजेंट उनके लिखने के तरीके, उनके बात करने के अंदाज और उनके फैसलों के पैटर्न को सीख लेता है। अच्छा। फिर ये उनकी ओर से ईमेल भेज सकता है, किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट को मंजूरी दे सकता है, या यहाँ तक कि करोड़ों का वायर ट्रांसफर भी कर सकता है। और इसे पकड़ना मुश्किल होगा? लगभग नामुमकिन, क्योंकि ये बिल्कुल उस अधिकारी की तरह व्यवहार करता है। ये एक बहुत ही गंभीर सुरक्षा चिंता है। सुपर यूजर और डुपलगैंगर, ये साफ है कि हम इस टेक्नोलॉजी को बिना किसी नियम कानून के आगे नहीं बढ़ने दे सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। और शायद इसीलिए यूरोपीय संघ का एआई एक्ट इतना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। यूरोपीय संघ ने इस मामले में दुनिया को रास्ता दिखाया है और दुनिया का पहला व्यापक एआई कानून लागू किया है। ये कानून टेक्नोलॉजी को रोकने के लिए नहीं बल्कि उसके जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए बनाया गया है। ये एक जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें एआई सिस्टम को 4 श्रेणियों में बांटा गया। हाँ, 4 श्रेणियों में: अस्वीकार्य, उच्च जोखिम, पारदर्शिता जोखिम और न्यूनतम जोखिम। और जैसा कि आपने पहले बताया था, हेल्थ केयर में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर एआई सिस्टम उच्च जोखिम वाली श्रेणी में आते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो इसका उन कंपनियों के लिए क्या मतलब है जो ये सिस्टम बना रही हैं? इसका मतलब है कि उन्हें बाजार में आने से पहले बहुत कड़े नियमों का पालन करना होगा। उन्हें एक विस्तृत जोखिम मूल्यांकन से गुजरना होगा। वो डेटा के बारे में? उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि जिस डेटा पर एआई को प्रशिक्षित किया गया है वो उच्च गुणवत्ता वाला हो और उसमें कोई भेदभाव न हो। उन्हें अपने सिस्टम का पूरा डॉक्यूमेंटेशन रखना होगा। और सबसे जरूरी हर हाल में एक उचित इंसानी निगरानी की व्यवस्था करनी होगी। मतलब कोई भी एआई सिस्टम पूरी तरह से अपने आप काम नहीं कर सकता। एक इंसान को हमेशा लूप में रखना होगा। ठीक है, तो हमने टेक्नोलॉजी, उसके फायदे, जोखिम और नियमों की बात कर ली। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक लेख, वो एक बिल्कुल अलग और शायद सबसे जरूरी पहलू पर ध्यान खींचता है। हाँ। इस सब के बीच हम इंसानों का क्या हो रहा है? हाँ, और यह लेख एक बहुत ही हैरान करने वाली बात बताता है जो शायद हमारी उम्मीदों के बिल्कुल उलट है। क्या? एक रिसर्च में ये पाया गया कि जो लोग अपने काम में एआई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वे असल में अपने सहकर्मियों से कम जुड़ाव और अकेलापन महसूस करते हैं। एक मिनट, ये तो बिल्कुल उल्टा है। हम तो सोचते हैं कि एआई हमारा काम आसान कर देगा, जिससे हमें दूसरे कामों के लिए ज्यादा समय मिलेगा। हाँ, यही उम्मीद थी। लेकिन ये कह रहा है कि जो लोग इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वे अकेला महसूस करते हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी अनुमानित उत्पादकता भी कम होती है। ये कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि एआई अक्सर आसान और दोहराए जाने वाले कामों को अपने हाथ में ले लेता है। वो काम जिन्हें हम फटाफट निपटाकर एक जीत या काम पूरा होने की खुशी महसूस करते थे। अच्छा। अब हमारे पास सिर्फ ज्यादा मुश्किल, ज्यादा जटिल और रणनीतिक काम बच जाते हैं। और इन मुश्किल कामों में सफलता पाना कठिन होता है। हाँ, और उनमें वो तुरंत संतुष्टि वाली भावना नहीं मिलती। तो भले ही हम ज्यादा व्यस्त हों, लेकिन हमें ऐसा महसूस नहीं होता कि हम ज्यादा प्रोडक्टिव हैं। ऐसा लगता है जैसे एआई ने हमारे आसान काम तो छीन लिए, लेकिन काम पूरा होने की खुशी भी साथ ले गया। कुछ हद तक हाँ। तो हम एक अजीब सी स्थिति में हैं।
हम ज्यादा कुशल होने की कोशिश में अपने मानवीय जुड़ाव को खो रहे हैं और खुद को कम प्रोडक्टिव महसूस कर रहे हैं। तो इसका समाधान क्या है? लेख में इसका एक बहुत ही अच्छा समाधान सुझाया गया है। क्या? लर्निंग आउट लाउड, मतलब खुलकर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना। लर्निंग आउट लाउड। हाँ, इसका मतलब है कि एआई को सिर्फ एक व्यक्तिगत उत्पादकता उपकरण के रूप में न देखा जाए, जिसे हर कोई अकेले इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि इसे एक अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जाए, ताकि लोग एक साथ काम करें, एक दूसरे को सिखाएं कि वे एआई का बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं और मिलकर समस्याओं का समाधान करें। तो एआई को मानवीय संबंधों को कमजोर करने की बजाय उन्हें मजबूत करने का एक जरिया बनाया जा सकता है। बिल्कुल। तो आज की हमारी इस पड़ताल से ये साफ है कि एजेंटिक एआई सिर्फ प्रॉम्प्ट का जवाब देने वाली तकनीक नहीं है। नहीं, ये एक्शन लेने वाली एक नई ताकत है। हाँ, एक नई ताकत है। ये हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला रहा है, निदान को तेज कर रहा है, अस्पतालों को बेहतर ढंग से चलाने में मदद कर रहा है। लेकिन साथ ही ये सुपर यूजर और डोपलगैंगर जैसे नए और डरावने सुरक्षा जोखिम, यूरोपीय संघ के एआई एक्ट जैसे सख्त नियमों की जरूरत और हमारे काम करने के मानवीय तरीके के लिए नई चुनौतियां भी पेश कर रहा है। बिल्कुल। तो अंत में सोचने के लिए एक बात है। अभी हम एक ही कंपनी के भीतर सहयोग करने वाले मल्टी एजेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, लेकिन तब क्या होगा जब अलग अलग कंपनियों के ये एजेंट, जिनके लक्ष्य भी अलग अलग हैं, खुले बाजार में एक दूसरे के साथ बातचीत, मोल भाव और प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देंगे? अच्छा, ये तो सोचने वाली बात है। लगता है हम डिजिटल सहकर्मी तो बना रहे हैं, लेकिन क्या हम डिजिटल प्रतिस्पर्धियों, डिजिटल वार्ताकारों और मशीनी गति से चलने वाली एक ऐसी डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हैं जो शायद सीधे तौर पर हमारे मानवीय नियंत्रण से भी परे हो?